Hello students, welcome to the first lecture of Geography's chapter, that is manufacturing industries. So in last lecture we had discussed about our primary sector activity, that is agriculture. In that chapter we read about what is agriculture, how is agriculture practiced in India and in USA, what are the benefits of agriculture, what are the crops that are grown. But in this lecture we will discuss about the secondary sector activities, that is manufacturing. What is manufacturing? Everyone knows manufacturing means processing of a raw material into a new material. For example, अगर हमारे पास वीट है तो वीट हमें एक रॉ मटेरियल मिलता है कहाँ से? खेतों से. फिर हम क्या करते हैं, वीट को अगर कोई कंपनी है जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है बिस्किट में या ब्रेड में या फ्लोर में, आटे में, तो ये कहाँ पे हो गई? ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? ये फार्म्स में नहीं होती, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होती हैं, फैक्ट्रीज में होती हैं. तो फैक्ट्रीज क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स को अक्वायर करते हैं और उन रॉ मटेरियल से कुछ नया चीज़ डेवलप करते हैं. और हमेशा जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बनी होंगी उनकी जो कॉस्ट होगी वो रॉ मटेरियल से ज़्यादा होगी. हमेशा वीट से ज़्यादा महंगा आटा होता है, वीट से ज़्यादा महंगा ब्रेड होता है, बिस्किट होता है, मिल्क से ज़्यादा महंगा हमेशा घी होगा या बटर होगा. तो रॉ मटेरियल हमारा मिल्क हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया. बट उससे जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, क्योंकि वो एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उसमें लेबर लग रहा है, उसमें पैसे लग रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट डेवलप होके आ रहा है, तो वो चीज़ें हमेशा रॉ मटेरियल से महंगी होंगी. तो तीन टाइप की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी. पहला था हमारा प्राइमरी एक्टिविटी जिसमें हम एग्रीकल्चर करते थे या हम रेयरिंग ऑफ हनी बी करते थे या रेयरिंग ऑफ कैटल. ये सारे हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़. प्राइमरी एक्टिविटी के प्रोडक्ट को ही हम अक्वायर करके और सेकेंडरी एक्टिविटी में ला सकते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हम उनका यूज़ कर सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई नई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है बट वो तब होगी जब एक रॉ मटेरियल आएगा, क्योंकि कोई नई चीज़ हम बिना किसी रॉ मटेरियल के नहीं बना सकते. अब किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो. अगर ये मार्कर है, ये ब्लैक बोर्ड है, तो ये सब कैसे बने हैं? इनके लिए एक रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी है. अगर ये वाइट बोर्ड बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ा है? हमें वुड का ज़रूरत पड़ा है. अगर हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमें सिलिकॉन का ज़रूरत पड़ता है, प्लास्टिक का ज़रूरत पड़ता है. बुक्स बनाते हैं तो पेपर का ज़रूरत पड़ता है. तो वो पेपर बुक में कन्वर्ट होता है. कैसे होता है? वो बिना टेक्नोलॉजी के नहीं होगा, और वो टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. तो एक टेक्नोलॉजी, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स की वजह से एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है एक नए फॉर्म में. अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे कितने टाइप के हैं और हमने कैसे किन किन बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया हुआ है. तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो हमने ऊपर ही लिख दिया है प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स. प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू अ न्यू फॉर्म इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग हमेशा टेक्नोलॉजी के थ्रू होगी. अब हम देखेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज हमने देख लिया, हमने प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स मतलब हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेफिनेशन भी देख लिया. अब हम देखेंगे इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं. हमारे आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं. हमारे पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, स्मार्टफोन इंडस्ट्री है, कहीं पेपर्स मैन्युफैक्चर होते हैं, कहीं बिस्किट मैन्युफैक्चर होते हैं, कहीं खाने के एग्रो बेस्ड चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, कहीं दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती हैं. तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको हमने क्लासिफाई किया है बहुत सारे बेसिस के ऊपर. पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटीरियल्स. अब अगर हम बात करते हैं कोई ऐसी कंपनी, जैसे कोई दवा की कंपनी है जो मेडिसिन या दवाएं मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उस कंपनी के लिए सिलिकॉन किसी काम का नहीं है. अगर हम बात करते हैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में, तो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग में क्या इंपॉर्टेंट है? उसमें मिनरल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें आयरन की कोई ज़रूरत नहीं है. आयरन एक रॉ मटीरियल है, तो आयरन बिस्किट के फैक्ट्री में क्यों जाएगा? तो ऐसे ही कौन सा इंडस्ट्री किस रॉ मटेरियल को यूज़ करता है नई चीज़ मैन्युफैक्चर करने में. जैसे अगर एक बिस्किट की कंपनी है तो वो हमेशा ऑयल या वीट या राइस, इन सब चीज़ों को ही, या ओट्स, इन सब चीज़ों को ही एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेगी. वो आयरन को, कॉपर को, जिंक को तो नहीं यूज़ करेगी. तो पहला बेसिस है हमारा ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड. अब इसमें पहला आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. एग्रो एक शॉर्ट टर्म है एग्रीकल्चर का, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं कुछ नई चीज़ें मैन्युफैक्चर करने में. जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया, बिस्किट. बिस्किट हमेशा बनेगा तो कब किस चीज़ से बनेगा? आटे से बनेगा. आटा कहाँ से आएगा? गेहूं से आएगा, चावल से आएगा, ओट्स से आएगा. तो ये एक एग्जांपल हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का.
जिसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को यूज किया है। वैसे अगर हम बात करें बटर, कहीं बटर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो बटर का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या होगा? मिल्क होगा। और मिल्क क्या है? एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ एनिमल्स प्लस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब बहुत सारी हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं जो मिनरल बेस्ड हैं। जैसे अगर कोई कंपनी है जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, कार या मोटरसाइकिल या कार मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाती है, तो उसको व्हीट की ज़रूरत नहीं है, उसको ऑयल की ज़रूरत नहीं है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? मिनरल्स की ज़रूरत है। आयरन की, स्टील की, कॉपर की, बॉक्साइट की, जिंक की, एल्यूमिनियम की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो वैसी इंडस्ट्री जो माइनिंग से एक्सट्रैक्ट हुई चीज़ों को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करे और कुछ नई चीज़ मैन्युफैक्चर करे। जैसे बाइक के मैक्सिमम पार्ट्स आयरन के होते हैं, तो इसका मतलब है कि बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो किस रॉ मटेरियल को यूज़ कर रही है? आयरन को, आयरन ओर को यूज़ कर रही है। तो फिर से बताता हूं मैं, ऐसी इंडस्ट्री जो मिनरल्स को यूज़ करे एज अ रॉ मटेरियल और कुछ नया चीज़ बना के हमें मार्केट में प्रेजेंट करे, तो वैसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, कैमरा मैन्युफैक्चरिंग या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, या जो हमारे घर में फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, ये सारे क्या मिनरल्स को यूज़ कर रहे हैं। अगला है मरीन बेस्ड। मरीन का मतलब क्या होता है? मरीन रिलेटेड है ओशियन से, मतलब ओशियन से जो चीज़ें हमें मिलती हैं उन चीज़ों को हम बोलते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है जो फिश ऑयल बनाती है, मतलब फिश में ओमेगा 3 एसिड्स होते, ओमेगा 3 होता है और उससे ऑयल बनता है। तो अगर कोई कंपनी ओमेगा 3 ऑयल बना रही है या फिश ऑयल बना रही है तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? फिश होगा। तो ऐसी इंडस्ट्री जो ओशियन से आए हुए चीज़ों को यूज़ करती है उसको हम बोलते हैं मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे सॉल्ट, नमक हम सब यूज़ करते हैं, तो सॉल्ट कहाँ से आता है? ओशियन से आता है। तो इसका मतलब है कि उसका जो रॉ मटेरियल है वो एक ओशियन प्रोडक्ट है, तो वैसी इंडस्ट्री को हम बोलेंगे मरीन बेस्ड इंडस्ट्री। अगला है फॉरेस्ट बेस्ड। अब फर्नीचर सबके घर में होता है, पलंग या ये वाइट बोर्ड जिस पे हम पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब किस चीज़ से बनी है? वुड से बनी है, लकड़ी से। और लकड़ी कहाँ से आती है? फॉरेस्ट से आती है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज़ करें, हम देखते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे बोरो प्लस है या बहुत सारे कॉस्मेटिक क्रीम्स हैं, दवाइयाँ हैं जिसमें नीम, तुलसी, ये सब चीज़ें डली होती हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स किसको यूज़ कर रहे हैं एज अ रॉ मटीरियल? सारी फैक्ट्रीज, ये सारी फैक्ट्रीज यूज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को। नीम, तुलसी, ये सब चीज़ें क्या हैं? हमें फॉरेस्ट से ही मिलेंगी और कहीं से नहीं मिलेंगी। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब जहाँ दवाइयाँ बनती हैं। और एग्जांपल हो गया हमारा फर्नीचर इंडस्ट्री, या हमारा एग्जांपल हो सकता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का ब्लैक बोर्ड मैन्युफैक्चर जहाँ पे होता है, जहाँ टेबल मैन्युफैक्चर होता है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इंडस्ट्री को कोई ना कोई ओन करता है, या तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करेगा, या तो गवर्नमेंट ओन करेगी, या तो 2-3 लोग मिलके ओन करेंगे, और या तो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री होगी। अभी चारों को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब क्या है? ऐसी इंडस्ट्री जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, मतलब जो पब्लिक के लिए है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उन्हीं चीज़ों को मैन्युफैक्चर करती है जिसको मैन्युफैक्चर करने में बहुत पैसे लगें, क्योंकि बिस्किट मैन्युफैक्चर कोई गवर्नमेंट की कंपनी नहीं करती। गवर्नमेंट क्या मैन्युफैक्चर करती है? जनरेटर, मोटर, फैन। जैसे एक कंपनी है हमारे पास, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। भेल क्या है? ये बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल मशीन्स मैन्युफैक्चर करती है। तो भेल हमारा एग्जांपल हो गया एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का, मतलब ये सारा प्रॉफिट किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। दूसरा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसको कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिरला। बिरला की बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बिरला के टायर्स आते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। टाटा हो गया, टाटा की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, टाटा का सॉल्ट आता है। एमआरएफ जो टायर्स मैन्युफैक्चर करती है। तो ये सारी जो कंपनीज हैं इनका एक ओनर है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो ओनर को होता है। मतलब ओनर चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहा है अपनी फैक्ट्रीज में, उनको मार्केट में सेल कर रहा है और सारा प्रॉफिट उनका हो जा रहा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का। कुछ भी, कोई भी कंपनी अगर आप रैंडमली चूज करोगे तो वो सारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री का ही एग्जाम्पल है। तीसरा जॉइंट सेक्टर।
ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिनको गवर्नमेंट और एक प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों कंबाइनली मिलके ओन करते हैं। जैसे हमारी एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है BSNL या MTNL, ये दोनों कंपनीज जो हैं इनमें आधा पैसा गवर्नमेंट ने लगाया है और आधा पैसा किसी प्राइवेट कंपनी ने लगाया है। तो दोनों कंपनियां दोनों इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों मिल के इस कंपनी को चला रहे हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, मतलब प्राइवेट और पब्लिक का जॉइंट सेगमेंट है ये। इसका एग्जांपल है हमारे पास MTNL और BSNL। लास्ट है हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर क्या है? तो ये भी एक टाइप की इंडस्ट्री है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री में कोई ओनर नहीं होता, मतलब ये इंडस्ट्री किसी इंडिविजुअल नहीं बनाई होगी, बट वो क्या करता है, प्रॉफिट को अपने वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसका एग्जांपल है अमूल। अमूल एक डेयरी कंपनी है, गुजरात फेडरेशन में आती है। अमूल एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम सबके घर में अमूल के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। घी होता है, बटर होता है, मिल्क होता है, चीज होता है, ये सारी चीजें अमूल मैन्युफैक्चर करता है। बट अमूल के ओनर के पास सारी प्रॉफिट नहीं जाती, ये प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने वर्कर्स के बीच में। ठीक है, मतलब जिस वर्कर ने जितना काम किया उसको उतने पैसे मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, सारा प्रॉफिट एक्यूमुलेट होके ओनर के पास नहीं जाएगा, अलग अलग वर्कर्स में वो डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। इसका एग्जांपल है अमूल हो गया, सुधा डेयरी, मदर डेयरी, ये सब कोऑपरेटिव सेक्टर के एग्जांपल है। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगला हम देंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज का मतलब क्या होता है, या तो कंपनी में किसी फैक्ट्री में छोटी मोटी चीजें प्रोड्यूस होंगी या तो बहुत बड़ी हेवी आइटम्स प्रोड्यूस होंगे। तो अगर हम साइज की बात करें तो पहला है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर हम बात करते हैं कपड़ों की, कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो कपड़े मैन्युफैक्चर होने में कोई बहुत हेवी प्रोडक्ट तो नहीं बन के आ रहा है, मतलब कपड़े मैन्युफैक्चर करने में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें, एक कंपनी है जो मोटर बाइक या कार बनाती है और एक कंपनी है जो कॉटन के कपड़े बनाती है, तो दोनों में किस में ज़्यादा पैसे लगे होंगे कंपनी को स्टार्ट करने में? ऑब्वियसली मोटर बाइक या कार वाली कंपनी को। तो ऐसी कंपनीज जिनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, बहुत कम पैसे लगाती हैं वो, और कुछ मैन्युफैक्चर करती हैं, और जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स होते हैं वो बहुत लाइट आइटम्स होते हैं या लाइट वेट आइटम्स होते हैं, वैसे इंडस्ट्री को हम बोलेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जैसे फैन मैन्युफैक्चर हो गया, या आपका व्हाइट बोर्ड हो गया, बुक्स हो गया, कॉटन टेक्सटाइल हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। अगला है लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल का ठीक अपोजिट, जैसे कोई ऐसी कंपनी जहां ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा हो, तो अगर कार मैन्युफैक्चर करनी है तो कार के मैन्युफैक्चर में बहुत पैसे लगेंगे मशीन्स लगाने में, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा, बट लास्ट में प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन एक कार की कंपनी लगाना सबके बस की बात नहीं है, हर इंसान नहीं लगा सकता, एक कार की कंपनी खरीद ही नहीं सकता, तो लगाने की तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए ऐसी इंडस्ट्री जहां बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्वांटिटी में चीजें मैन्युफैक्चर नहीं होती एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यहां जो मेन प्रोडक्शन होता है वो हैंड से होता है या बहुत कम मशीन्स यूज होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट लेबर पे डिपेंड करता है, यहां सारा आउटपुट मशीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कार बनाने में हाथ से चीजें नहीं होती, जनरली सारी चीजें मशीन्स के थ्रू ही होती हैं। तो इस ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्री। जैसे जनरेटर, मोटर, कार, मोटर बाइक, इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर करना लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आएगा। तो आई होप आपको तीनों क्लासिफिकेशन समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमेशा इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो क्लस्टर में होते हैं, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री आसपास होंगे। अगर हम जयपुर से दिल्ली जाते हैं तो हमें बीच में मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, सबकी फैक्ट्री 5 किलोमीटर के अंदर ही मिल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही जगह पे, या अगर हम जमशेदपुर की बात करें, मतलब हमारा छोटा नागपुर एरिया, तो लगभग 10 से ज़्यादा स्टील प्लांट्स वहीं पे लोकेटेड हैं। तो इनका क्या मोटो है, क्यों एक ही जगह बहुत सारे इंडस्ट्रीज होते हैं? तो यही है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कोई भी इंडस्ट्री होगी तो वो इन
6-7 चीजों के ऊपर ध्यान दे के ही अपनी फैक्ट्री वहां स्टैब्लिश करेगी। जैसे रॉ मटेरियल्स, पहला, अगर मुझे एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगानी है, मतलब आयरन से मुझे स्टील बनाना है, तो उसके लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हम एक ही एग्जांपल लेंगे और उससे हम ये सारी चीज़ें समझ लेंगे। अगर मुझे एक स्टील मैन्युफैक्चर करना है तो स्टील के लिए मुझे आयरन की ज़रूरत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयरन कहाँ से आएगा? आयरन ओर से आएगा। कोल की ज़रूरत है, और तीसरा लाइमस्टोन की ज़रूरत है। अब ये तीनों चीज़ें हमें मिलती हैं डेक्कन या प्लेटू एरिया में या छोटा नागपुर वाले एरिया में। बट अगर मैं एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी राजस्थान में लगा दूं या दिल्ली में लगा दूं, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कोल, आयरन और लाइमस्टोन तीनों मुझे ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा छोटा नागपुर से दिल्ली या राजस्थान में, जो कि बहुत डिस्टेंस है। तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे ट्रांसपोर्ट करने में। तो वो यूजलेस अमाउंट है जो कहीं मुझे स्पेंड करना पड़ेगा अगर मैं फैक्ट्री दिल्ली या राजस्थान में लगा रहा हूं। बट अगर मैं वो फैक्ट्री झारखंड में लगा दूं तो झारखंड से मुझे कोल मिल जाएगा, छत्तीसगढ़ से मुझे आयरन ओर मिल जाएगा, और झारखंड से ही मुझे लाइमस्टोन भी मिल जाएगा। तो मुझे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मेरा बहुत ज़्यादा बच गया। तो मतलब इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया। तो पहला है रॉ मटीरियल्स। अब अगर मैं बात करूं पेरिशेबल आइटम्स, जैसे मिल्क, बहुत सारी कंपनियां दूध पैक करके और मार्केट में सेल करती हैं, या घी बनाती हैं, चीज़ बनाती हैं, तो अगर पनीर बनाती हैं, तो अगर ये सब कंपनीज, अगर हम एग्जांपल लें दिल्ली का, तो दिल्ली में बहुत सारे लोकल कंपनियां हैं जो मिल्क के पैकेट्स बना के या चीज़ या पनीर ये सब बना के बेचती हैं। तो ये सब आइटम्स क्या हैं? पेरिशेबल आइटम्स है, मतलब इन्हें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है, हमेशा फ्रिज में रहने चाहिए वरना ख़राब हो जाएंगे। तो अगर दिल्ली में मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ चीज़ या पनीर बनाने की, बट उसको मैं बेचना चाहता हूँ मुंबई में, तो दूध अगर मुझे भेजना है तो 2 दिन लगेंगे जाने में, वो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पेरिशेबल आइटम्स हों या कोई भी आइटम हो जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो इसलिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, ये देख के ही हम फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करते हैं। दूसरा है पावर। अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी मशीन्स के ऑपरेट होने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? या तो गवर्नमेंट सप्लाई करेगी, और या तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज अगर एक जगह लोकेटेड होती हैं तो वो सारी इंडस्ट्री मिलके एक अपना पावर यूनिट सेटअप कर लेती हैं। मतलब कोल से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी और वो उस सारे फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगी। तो पावर का सोर्स रहना जरूरी है। अब ऐसे जगह फैक्ट्री लगा दिया जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहां भी इलेक्ट्रिसिटी लगाने का कोई मतलब नहीं है फैक्ट्रीज लगाने का। दूसरा था पावर, तीसरा है लेबर। आयरन एंड स्टील की हम बात कर रहे हैं अभी, तो लेबर का मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल, अगर फैक्ट्री मुझे स्टैब्लिश करनी है दिल्ली में, तो दिल्ली में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, दिल्ली में बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो वो सस्ते, मतलब बहुत कम प्राइस पे फैक्ट्री में काम करने क्यों आएंगे? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वहाँ फैक्ट्री लगानी होगी जहाँ मुझे चीप लेबर मिल सके, सस्ते में काम करने वाले लोग मिलें। तो ये कहाँ होगा? अगर मैंने फैक्ट्री झारखंड में लगाई है, तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन चारों स्टेट्स में गरीबी ज़्यादा है, कम लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये लोग आराम से सस्ते प्राइसेस पे काम करने आ जाएंगे, सस्ते सैलरी, कम सैलरी पे। तो इसका मतलब है कि लेबर की रिक्वायरमेंट है, और बिहार, यूपी में लेबर अबंडेंस में अवेलेबल है, मतलब बहुत सारे लोग मुझे मिलेंगे काम करने के लिए। अगर मैं 100 लोगों को निकाल भी देता हूँ नौकरी से, तो 500 लोग ऑलरेडी बैठे हैं नौकरी के लिए। बट यही चीज़ अगर मैं दिल्ली में करूं तो ये इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। मैं 100 आदमी को निकालूंगा तो उनकी जगह दूसरे 100 लोग मुझे नहीं मिलेंगे काम करने के लिए। तो तीसरा हो गया लेबर। चौथा है क्लाइमेट। फैक्ट्रीज को ना एक्सट्रीम क्लाइमेट की जरूरत होती है और ना ही एक्सट्रीम या बिल्कुल एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब क्लाइमेट मॉडरेट होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। तो ये क्लाइमेट हमें कहाँ मिलता है? प्लेन एरियाज में मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलता है। अगर हम माउंटेन्स में फैक्ट्री लगाएंगे तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, ठंड भी बहुत पड़ती है, टोपोग्राफी भी खराब है। साउथ इंडिया में हम फैक्ट्री नहीं लगा सकते क्योंकि गर्मी बहुत है। तो जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो स्पेशली उन्हें एक क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल, तो कॉटन टेक्सटाइल को
ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए जहाँ कपड़े मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इसका मतलब है वो फैक्ट्री हम साउथ इंडिया में या हम पहाड़ों पर नहीं लगा सकते, वो फैक्ट्री जब लगेगी कोस्टल एरियाज में लगेगी, क्योंकि ह्यूमिडिटी हमेशा कोस्टल एरियाज में होती है। इसीलिए जितने भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो सारे गुजरात महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं, वो सारे कोस्ट पे हैं। तो चौथा हमारा हो गया क्लाइमेट। अगला है हमारा मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है, अगर मैंने कोई चीज मैन्युफैक्चर की बट मुझे सेल करने के लिए मार्केट नहीं मिल रहा। आयरन स्टील झारखंड में मैन्युफैक्चर होता है बट उसके सबसे नियरेस्ट मार्केट है कोलकाता। बहुत सारी चीजें कोलकाता में हम सेल कर सकते हैं स्टील की मैन्युफैक्चर करके। तो ये हमने इसमें भी देखा था, रॉ मटेरियल्स में भी। पेरिशेबल आइटम्स, दूध हमने मैन्युफैक्चर किया है राजस्थान के एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट में, मतलब डेजर्ट में। तो क्या मतलब है वहां मैन्युफैक्चर करने का, ना वहां मार्केट ही अवेलेबल नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदेगा कौन। तो मार्केट भी होना जरूरी है फैक्ट्री के पास में, ताकि बने हुए प्रोडक्ट्स को इजीली सेल किया जा सके विदाउट मच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगला है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का मतलब अगर आयरन स्टील मैन्युफैक्चर किया तो उसे हमें सेल करना है, दूसरे देशों में भी भेजना होता है। तो इसके लिए हमारे पास कोलकाता पोर्ट है जहाँ से इजीली हम उस चीज़ को सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल गुजरात में देखते हैं तो हमारे पास सूरत है, कांदला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, गोवा पोर्ट है, जहाँ से हम इजीली उनको यूरोपियन कंट्रीज में भेज सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। रोड्स के अच्छे नेटवर्क हो, रेलवे नेटवर्क हो और सी पोर्ट हो। तीन में से दो चीज़ों का की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अब कोई ऐसा चीज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, मतलब दूसरे कंट्री खरीदते हैं, तो वैसी चीज़ को कंट्री के बीच में एस्टैब्लिश करने की कोई मतलब नहीं है। अगर हम दिल्ली में वो चीज़ मैन्युफैक्चर करें तो दिल्ली में कोई कोस्ट नहीं है, कोई कोस्टल एरियाज नहीं है, तो उनको हम फॉरेन कंट्री में कैसे सप्लाई करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको नियरेस्ट पॉसिबल कोस्टल एरियाज के पास ही उस फैक्ट्री को स्टैब्लिश करेंगे ताकि इजीली उसको दूसरे कंट्री में सेल किया जा सके। अब लास्ट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, जैसे गुजरात एक इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें चीपली लैंड प्रोवाइड करती है। जैसे गवर्नमेंट ने जैसे अभी टाटा नैनो की फैक्ट्री गुजरात में लगी थी, टाटा की कार्स गुजरात में मैन्युफैक्चर होती हैं। तो गुजरात गवर्नमेंट ने टाटा को ये बोला कि आप हमारे यहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश करो, हम आपको फ्री में लैंड अवेलेबल कराएंगे। इससे क्या होगा, कंपनी को जमीन सस्ती मिल गई और गुजरात के लोगों को नौकरी करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गई कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाओ, हम आपको फ्री में ज़मीन दे देंगे। या अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं तो 50 लाख हम आपको सब्सिडी दे देंगे, मतलब उतने पैसे हम आपको वापस कर देंगे, उसके बदले में आप हमारे स्टेट के लोगों को नौकरी दो। तो इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है, लोगों को भी फ़ायदा है, और जो कंपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रही है उसको भी फ़ायदा है। अब जैसे हम देखते हैं बेंगलोर में हमारी सबसे बड़ी आईटी इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सारे काम बेंगलोर में होते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट की एक आईटी पॉलिसी है कि हमारे यहाँ जो भी साइबर सेल से रिलेटेड कंपनी स्टैब्लिश करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी लगाएगा, हम उसे सब्सिडी देंगे, हम उसे कम दाम पे लैंड अवेलेबल करा देंगे और वर्कर्स भी हम उन्हें ईजिली अवेलेबल करा देंगे। तो इसलिए वो कंपनी वहाँ फैक्ट्री लगानी शुरू कर देगी। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी फैक्ट्री के लोकेशन के लिए। रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, क्लाइमेट, मार्केट, ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट फैसिलिटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये सारी चीज़ें देख ली कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है, इंडस्ट्री को क्लासिफाई कैसे करते हैं, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो इंडस्ट्री के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स, कौन कौन से दुनिया में ऐसे एरियाज हैं जहां सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री लोकेटेड हैं, और इंडिया में कौन कौन से एरियाज हैं जहां इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इंडस्ट्रीज हमेशा क्लस्टर में अवेलेबल होते हैं। तो बस आज के लेक्चर में यही था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए टॉपिक को फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।